नमस्ते दोस्तों। जियो जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे भूकंप की, और हम लोगों ने देखा था कि भूकंप क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, भूकंप के अंदर फोकस क्या होता है। और उससे अलग हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स हैं, मतलब एस वेव्स क्या हैं, पी वेव्स क्या हैं, एल वेव्स क्या है। इन कुछ बातों के बारे में हम लोगों ने डीपली थोड़ा सा स्टडी की थी। और आज हम देखते हैं कि जो भूकंप है, हमारा अर्थक्वेक है, वो बेसिकली किस किस कारण से आता है और किस किस प्रकार का होता है, और जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वो कहां कहां पर है। तो उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा अर्थक्वेक है उसके कारण क्या है। तो सबसे पहले कारण है फॉल्ट जोन। फॉल्ट, जैसे कि आपको पता है कि फॉल्ट किसको बोलते हैं, ब्रंच को। और मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया था, बट एक और इससे पिक्चर से आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। आप देखोगे कि फॉल्ट क्या होता है। जब हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो जो प्लेट हैं या जो दो स्थलखंड है, वो क्या करते हैं, या तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, या फिर एक दूसरे के पास आएंगे, या फिर वो ऊपर या फिर नीचे जाएंगे। तो ये जो घटना है, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक जो एरिया है, या फिर जो एक जो स्थलखंड है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, और दूसरा स्थलखंड है जो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जा रहा है ना, जिसके कारण क्या है कि यहां पर जो ये ज्वाइंट था, इस ज्वाइंट के जब ये ब्रेक डाउन हुआ, जब ये टूटा, तो जिसके कारण क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। और एनर्जी रिलीज होने के कारण क्या हुआ, भूकंप आया। आपको पता ही है। और ये देखो, कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो फोकस होता है, उस फोकस के बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है, एपिसेंटर, जहां पर सबसे पहले ये तरंगे मापी जाती हैं, सिस्मिक वेव्स मापी जाती हैं। तो एक कारण क्या हुआ भूकंप आने का, फॉल्ट या ब्रंच। सेकंड कारण क्या हुआ दोस्तों, सेकंड कारण जो भूकंप आने का है वो ये है, प्लेट टेक्टोनिक्स। जैसा कि हम लोग जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, एक दूसरे के पास आएंगी, या फिर एक दूसरे के क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, पास आएंगी, या फिर एक दूसरे के पास से मूवमेंट करेंगी। जैसा कि फॉल्ट के अंदर मैंने आपको इसकी क्रियाएं बताई थी। तो बेसिकली जो अगर देखा जाए, जो प्लेट है, वो प्लेट के अंदर हम लोगों ने जब इसका गहराई से अध्ययन किया था, तो एक तो अपसारी प्लेट, एक था अभिसारी प्लेट, या फिर और एक था संरक्षण प्लेट। जैसे कि हम लोग फॉल्ट के अंदर भी देखते हैं, अपसारी जहां पर एक दूसरे से दूर जाती हैं, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट था ना, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, और ये था संरक्षी प्लेट, या फिर ट्रांसफॉर्म लगाओ, या फिर मतलब संरक्षण किसको बोलते हैं हम लोग, रिजर्व प्लेट लगा सकते हैं हम लोग। ये जो प्लेटें हैं, ये तीन प्रकार की ये जो गतियां हैं, तीनों प्रकार की ही जो गतियां हैं प्लेटों की, ये कहीं ना कहीं भूकंप का मेन कारण होता है। और आप इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से अगर देखो, जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जहां पर प्लेट एक दूसरे के, जब प्लेटों के जो किनारे हैं, वहां पर क्या देखा था हम लोगों ने, वोल्केनो एक्टिविटी देखी थी, ज्वालामुखी घटनाएं देखी थी। और ज्वालामुखी घटना का और भूकंप का सीधा सीधा संबंध होता है। जैसे ही वो ब्लास्ट होगा, तो जो क्रिया है, जो हमारी चट्टाने हैं, वो कंपन करेंगी, और हम लोगों को भूकंप का अनुभव होगा। तो आप देखोगे कि कहां पर प्लेट एक दूसरे के नीचे जा रही हैं। तो अगर हम लोग देखें पैसिफिक ओशियन, तो उसके चारों तरफ का जो एरिया है, वहां पर कौन सी प्लेट है, जो पैसिफिक प्लेट है, जिसके अंदर नजाका और कॉकस प्लेट है, वो नीचे जा रही है, किसके, अमेरिकन प्लेट के नीचे। तो जिसके कारण एंडीज और रॉकीज का निर्माण हुआ, और वहां पर भूकंप आए। तो ये क्या है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट विवर्तनिक की घटनाएं हैं, वो भी भूकंप का कारण है। उसके बाद देखते हैं और क्या कारण हो सकता है। वोल्केनो, जैसा कि मैंने बताया कि वोल्केनो जब भी इरप्ट होता है, जब भी इसके अंदर विस्फोट होता है, तो क्या होगा, उसके नजदीक की जो चट्टाने हैं वो कंपन करेंगे, और कंपन के कारण क्या होगा, हमारे ऊपरी सरफेस के ऊपर भी भूकंप का अनुभव होगा। ये देखो, यहां पर जैसे ही ये ब्लास्ट किया, तो एनर्जी रिलीज हुई ना, ये इस साइड एनर्जी रिलीज हुई। तो ये जो इसके साइड का एरिया था, इसके साइड की ये जो चट्टाने थी, ये वाली जो चट्टाने थी, उन चट्टानों के अंदर कंपन हुआ, और धीरे धीरे क्या है, इस एरिया के अंदर भी कंपन हुआ। तो उसके बाद देखते हैं कि और कौन से कारण है जो भूकंप आने के कारण है। उसके बाद वुमन इंक्लूड अर्थक्वेक्स।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एक अलग से भी अगर देखें तो इसमें एक अलग से चैप्टर भी बनता है कि ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण वुमन मेड अर्थ भूकंप आते हैं या अर्थक्वेक आते हैं। इसको हम समझते हैं बारीकी से। कोलैप्स अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक क्या है कि आप कहीं माइनिंग कर रहे हैं और माइनिंग आपने काफी गहराई तक, मतलब 2-4 किलोमीटर तक उसके नीचे नीचे आपने माइनिंग कर ली, और क्या होता है कि जो ऊपर की, ये आप यहां पर माइनिंग करते रहे, ये जो माइनिंग होल है और इसके ऊपर का जो एरिया था, ये क्या हुआ, क्या था, इस माइनिंग के कारण ये जो यहां था, ये वाली जो छत है इसकी, ये जो रूफ है, जब ये गिर जाती है नीचे की तरफ, ये डह जाती, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि ये 2 से 4 किलोमीटर का पूरा सरफेस नीचे धसक जाता है, तो जो उसके नजदीक की जो चट्टानें हैं उनके अंदर कंपन होती है और हम लोगों को भूकंप का अनुभव होता है। माइनिंग भी ऐसा, इससे रिलेटेड है। 2013 के अंदर स्पेन के अंदर इस ऐसा एक माइनिंग से संबंधित एक भूकंप आया था, जिसके कारण इस प्रकार के जो भूकंप है उनको मैन मेड के अंदर इंक्लूड किया जाने लगा। और आज भी बहुत सारे भूकंप हैं जो मैन मेड है। हमारे छत्तीसगढ़ झारखंड में भी कहीं ना कभी कोई भूकंप ऐसा आता रहता है। उसके बाद है डैम एंड लेक। आप सभी को पता है कि जो हमारे डैम हैं, जो हमारे इसका एक डैम को अगर मैं आपका एग्जांपल बताऊं, कोयना, जो कोयना हमारा महाराष्ट्र का जो एरिया है, उस महाराष्ट्र के एरिया के अंदर जो डैम बना हुआ, उस डैम के कारण भी क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये जो डैम है, इस डैम के कारण यहां पर पानी इकट्ठा हुआ, जिसके कारण यहां पर क्या हुआ, वेट बढ़ गया। यहां पर वेट बढ़ गया ना, और जो वेट बढ़ा, यहां पर वेट बढ़ने के कारण ये जो एरिया था, ये जो प्लेट थी, ये जो स्थलखंड था, वो नीचे की तरफ बैठा। और जिस स्थलखंड के कारण इसके नजदीक का जो एरिया था, कोयना का जो क्षेत्र था, वहां पर भूकंप का अनुभव हुआ। और ऐसे ऐसे भूकंप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जहां पर डैम है, जहां पर बड़ी बड़ी लेक्स बनी हुई हैं, जिसके अंदर वाटर लेवल बढ़ता है, तो उसके आजू बाजू जो भूकंप है या अर्थक्वेक की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जाती है। उसके बाद और कौन से कारण हो सकते हैं भूकंप के, मैन मेड के अंदर ही, तो उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। हम लोगों ने देखा था कि अभी जो जोशीमठ था, वहां पर क्या हुआ था, क्रैक आए थे। और जब हम लोगों ने क्रैक के बारे में, फ्रैक्चर के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको एक नेचुरल जो एक्वाफायर जो है, जल संग्रहण क्षेत्र है, उसके बारे में बताया था कि क्या हुआ कि उसके जब वो माइनिंग कर रहे थे, जब वो एक स्पेसिफिक क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, तो जो पानी का रिजर्व था उसके अंदर लीक हुआ। और लीक होने के कारण क्या हुआ कि जो अंदर की बाउंड्री थी, इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये कोई हमारी एरिया है जहां पर हमारे घर बने हुए हैं, या फिर हमारी कोई ये हमारे घर बने हुए हैं। आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर से जब हम और ये जो क्या है, ये हमारा इस प्लेट के अंदर इतना सा पार्ट क्या है, वाटर का है, पानी का क्षेत्र है। ये क्या है, रॉक हैं, अलग अलग रॉक्स हैं, और ये भी रॉक्स हैं। जैसे ही यहां से इसको पानी को निकालना शुरू करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो क्या होगा, एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ टाइम बाद यहां से जब हम पानी को निकालना शुरू करेंगे, वाटर को निकालना जब शुरू करेंगे, तो एक्सट्रैक्शन के बाद ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा एरिया है वो खाली हो जाएगा। और खाली हो जाएगा तो ये जो हमारी ये ऊपर वाली जो रॉक्स हैं, ये जो चट्टानें हैं, ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। और जब ये नीचे की तरफ बैठेंगी तो ये इसके ऊपर दबाव डालेगी, तो हमारा यहां पर क्या होगा, भूकंप का अनुभव होगा। ठीक है, तो ये होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जब एक्सेस में निकालते हैं। उसके बाद है फ्लूइड इंजेक्शन। ये फ्लूइड इंजेक्शन है, ये एक हाल ही के अंदर एक बड़ी बहुत सारी जो तकनीकी विकास है उसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है, मतलब
इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा लगाओ यहां पर कोयले का क्षेत्र है, कोयला है, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, या फ्लूइड जो इंजेक्शन है, हमारे जो फ्लूइड है वो इंजेक्शन के थ्रू मतलब ड्रिलिंग के थ्रू यहां पर फ्लूइड डाला जाता है। क्या डाला जाता है? फ्लूइड डाला जाता है। और जब ये फ्लूइड डाला जाता है तो ये जो हमारा कोयला है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कोल गैस के अंदर। और कोल गैस में जब कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होगा? ये गैस में कन्वर्ट होगा तो ये क्या है? अभी तो ये सॉलिड था, बट ये जैसे ही गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? इसके अंदर फैलाव होगा, फैल जाएगा ना। और जब फैल जाएगा तो क्या होगा? इसके नजदीक का जो एरिया है उस एरिया के अंदर भूकंप अनुभव होगा। तो ये हो गया फ्लूइड इंजेक्शन। इसमें क्या क्या किस किस एरिया के अंदर हम फ्लूइड के साथ इंजेक्ट करते हैं और क्या क्या इंजेक्ट करते हैं, ये एक नई टेक्नोलॉजी जिसमें क्या है, जैसे कोल गैस जो हमारी है वो फ्लूइड इंजेक्शन के थ्रू हम निकालते हैं। उसके बाद जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है, मतलब नीचे हम लोगों को ड्रिलिंग करनी है तो क्या होगा? पूरे वाटर के साथ हम लोग ड्रिलिंग करते रहेंगे, जिसके कारण क्या है कि जो नीचे की चट्टानें हैं वो कमजोर होती रहती हैं और भूकंप का अनुभव होगा। उसके बाद एक ये जो CCS, कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज, CCS बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या है। CCS एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कारखानों से निकलती है, ईंट भट्टों से निकलती है, या फिर जो अदर वायुमंडल के अंदर जो कार्बन है उसको हम कैप्चर करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं मशीनों के द्वारा। और उस ग्रहण की हुई कार्बन को हम लोग ड्रिलिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? नीचे सरफेस के अंदर भेज देते हैं। और यही तकनीक क्या कहलाती है? हमारी CCS, कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज। ये किस लिए हाल ही में चर्चा में आई हुई है कि जो वायु परिवर्तन है या जो हमारी CO2 का जो एमिशन है उसको कम करने के लिए, उसको उत्सर्जन को, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये एक नई तकनीक है जिसके द्वारा हम हमारी जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम कर सकते हैं। उससे अलग और कौन से कारण है जिसके कारण भूकंप आ सकता है? उसके बाद अगर हम लोग देखें भूकंप के और कौन से कारण है, एक अगर परमाणु विस्फोट, आप देखेंगे कि ऐसा कुछ परमाणु विस्फोट हम लोगों ने कहां पर किया था? ये परमाणु विस्फोट, इस टाइप का परमाणु विस्फोट हम लोगों ने किया था राजस्थान के अंदर, पोखरण के अंदर। और पोखरण के अंदर जब ऐसा विस्फोट हुआ तो उसके नजदीक के जो एरिया थे वहां पर भूकंप के अनुभव किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के भी कुछ एरिया थे जहां पर भूकंप का अनुभव किया गया था। उसके बाद और देखते हैं और क्या कारण है। उसके बाद आइसोस्टेसिस एडजस्टमेंट, समसंतुलन, इसके कारण भी भूकंप आता है। तो ये समसंतुलन क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने बेसिक ज्योग्राफी शुरू की थी या ज्योमोर्फोलॉजी शुरू की थी तो मैंने बताया था कि जो पृथ्वी का जो पर्वत पठार है और जो मैदान है उनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन करने वाले एजेंट कौन से हैं? वाटर है, एयर है, ग्लेशियर है, ये कुछ और रिवर है। ये कुछ क्या करते हैं कि जो पर्वत हैं उनको धीरे 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 मैदान में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो आप देखोगे कि ये हमारे पर्वत हैं, इस स्टेज से आप समझ जाओगे कि ये हमारे पर्वत हैं, पर धीरे, और ये हमारे पर्वत है तो क्या है? इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। पर जैसे ये पर्वत धीरे धीरे कटना शुरू हुआ, उसका इरोजन शुरू हुआ, तो इसका जो वेट है, ये जो वेट 3 था, यहां पर 3 गुना अगर लगा सकते हैं तो ये कम कितना हो गया? 2 गुना हो गया, कम हुआ। और कम हुआ तो अब ये नीचे की तरफ दबाव दे रहा था, पर अब धीरे धीरे ये ऊपर उठना शुरू हो गया। अब अगले थर्ड स्टेज में क्या हुआ? ये इरोजन से पूरी तरह मैदान में कन्वर्ट हो गया। और मैदान में कन्वर्ट हो गया तो इसके ऊपर जो वेट था, ये वेट बिल्कुल कम रहा, और जिसके कारण ये जो नीचे की चट्टानें थी, ये वाली जो चट्टानें थी, ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देंगी। और जब नीचे की चट्टानें के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो हम लोगों को क्या होगा? भूकंप का अनुभव होगा। तो आइसोस्टेसिस मतलब समसंतुलन के कारण भी भूकंप अनुभव होता है। 1949 के अंदर इंदुकुश के अंदर जो भूकंप अनुभव किया गया था वो भूकंप इसी प्रकार का था, आइसोस्टेसिस अर्थक्वेक का ही एग्जांपल था। उसके बाद देखते हैं हम लोग और क्या कारण हो सकते हैं।
एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर क्या है, वाटर वेपर है और अदर बहुत सारी गैसेस हैं। और वो गैसेस कहाँ से आती हैं, जैसे ही हमारी जो रॉक्स हैं, उस रॉक्स के अंदर जो जीवाश्म है और जो अदर मटेरियल है, जब वो गर्मी के अंदर जब टेम्परेचर और जब प्रेशर के अंदर आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है, फैलाव होना शुरू हो जाता है उन गैसेस का। और जब वो गैसेस का फैलाव होना शुरू हो जाता है तो वो नजदीक की जो रॉक्स हैं, जैसे ये गैसेस का चैम्बर है, मतलब ये अगर हम लोग हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग देखें तो यहाँ पर ये प्रेशर है, पर जैसे ये प्रेशर ऊपर से रिलीज हुआ, मतलब ये कम हुआ और तापमान बढ़ा, तो क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल थे ये दूर दूर हटना शुरू हो गए एक दूसरे से। अब दूर दूर हटना शुरू हो गए तो क्या होगा, ये स्थान ज्यादा घेरेंगे। अब ये मॉलिक्यूल इतने में थे, अब क्या है, इतने में फैल गए। तो हमारी जो अर्थ थी, ये हमारी लगाओ ये क्रस्ट है ऊपर और ये हमारी मेंटल है, या फिर ये क्रस्ट का ही नीचे का पार्ट है। इस क्रस्ट के नीचे के पार्ट में जब ये गैस इतनी की जगह है, जब इतनी जगह में फैल जाएगी, इसका फैलाव होगा, तो क्या होगा, उसके नजदीक की जो चट्टानें हैं, उसके नजदीक की जो रॉक्स हैं, उनके अंदर हलचल होगी। हलचल के कारण क्या होगा, हम लोगों को भूकंप का अनुभव होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि क्रस्ट के श्रिंकिंग के कारण। क्रस्ट श्रिंकिंग का मतलब आप लोग, अब मैं एक सीधा बता देता हूं, हम लोगों ने देखा था फोल्ड माउंटेन देखे थे ना, फोल्ड फ्रैक्चर, यही कुछ देखा था। ये कब होता है, इसी से मैं आपको बताता हूं कि फोल्ड जो है, ऐसे कुछ फोल्ड था, ठीक है, वार्प भी ऐसा ही कुछ था, मतलब जब बड़ा क्षेत्र ऊपर उठता है, या फिर आपने समनीति या अभिनीति थी, ये जो सभी क्रियाएं थी ये क्रस्ट के श्रिंकिंग के कारण थी। क्रस्ट श्रिंकिंग का मतलब है कि जो पृथ्वी की जो ऊपर वाली सबसे ऊपरी परत है, उस परत के अंदर सिकुड़न होना, या फिर उसके अंदर मूवमेंट होना, या फिर उस सिकुड़न के कारण क्या, पर्वतों का निर्माण होना, या फिर खाई का निर्माण होना, ये सभी क्रियाएं क्या होता है, क्रस्ट श्रिंकिंग का एग्जाम्पल है, ये क्रस्ट श्रिंकिंग की घटनाएं हैं। अगर ये ऊपर की जो चट्टानें या आंतरिक चट्टानें मूवमेंट करेंगी तो क्या होगा, भूकंप का अनुभव होगा। उसके बाद और देखते हैं कि और क्या कारण है जिसके कारण भूकंप आता है। वाटर वेट आप लोगों को पता ही है कि जैसे हम लोग जैसे कि डैम, मैंने आपको बताया था कोयना डैम, और कोयना डैम के अंदर क्या है कि पानी जब एक्सेस बढ़ जाता है या जिसको पानी का वेट बढ़ता है, तो पानी का वेट बढ़ता है तो नीचे की जो चट्टानें हैं उन चट्टाने के ऊपर प्रेशर डालता है, और जिसके कारण क्या है, आंतरिक जो क्रियाएं हैं या आंतरिक जो चट्टानें हैं वो मूवमेंट करती हैं, वो क्रियाएं करती हैं, और जिसके कारण हमें भूकंप का अनुभव होता है। एक और थ्योरी है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये सिद्धांत क्या है, इसमें क्या बताया गया है भूकंप के बारे, इन्होंने बताया गया था, इन विद्वान ने बताया कि रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों का एक पैटर्न है, या फिर उन चट्टानों की एक सीमा है जिससे आगे वो चट्टानें ना तो फैल सकती हैं और ना ही वो सिकुड़ सकती हैं। तो इन्होंने बताया कि जब चट्टानों के अंदर गर्मी होती है तो गर्मी के कारण क्या है, वो फैलती हैं, और वो फैलाव एक लिमिट तक ही होता है, उससे ज्यादा लिमिट से नहीं होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब किसी धागे को खींचते हैं या फिर रबड़ को खींचते हैं, तो रबड़ को हम एक स्टेज तक ही खींच सकते हैं, एक मैक्सिमम सीमा तक ही खींच सकते हैं। जब एक्सेस खींच लेंगे तो क्या होगा, वो रबड़ टूट जाएगा बीच से, और टूट जाएगा तो दोबारा से फिर वो अपनी स्टेज पे आ जाएगा। इसका और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि दो आदमी मतलब दो आदमी एक दूसरे की तरफ इस ऐसे पुल कर रहे हैं, जब पुल करते हैं तो बीच का जब रस्सा टूट जाता है, तो क्या ये आदमी इस साइड गिर जाएगा और ये आदमी इस साइड गिर जाएगा। बट चट्टानों के अंदर क्या होता है कि जैसे ही जब ये खिंचाव था बट ये टूट गया, तो ये जो चट्टान थी वापस अपनी जगह पर, यहां पर थी तो ये दोबारा अपनी जगह पर आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक बाउंड थ्योरी बोलते हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। और इसका आप नीचे से और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि ये अब सीधा था, नो स्ट्रेन, कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं था, अब ये तोड़ते रहे और दोबारा से क्या है, ये अगर फोर्थ स्टेज पे आप देखें तो फोर्थ स्टेज पे दोबारा से वो उसी एरिया पे आ गया, वो फिर उसी अपनी वापस की साम्य अवस्था पे आ गया। यही बात क्या है, यही बात बताई गई है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी में। जो क्या है कि जो चट्टानें हैं जब वो टूट के दोबारा अपनी जगह पे आ जाती हैं, तो ऊपर का जो एरिया, ऊपर की जो क्रस्ट है, वहां पर हम लोगों को क्या होता है, भूकंप का अनुभव होता है।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। बेसिकली क्लासिफिकेशन इसका 3 टाइप से होता है, और 3 टाइप में अगर देखें तो एक तो इसका होता है गहराई के बेस पे। बेसिकली अगर हम लोगों ने अभी तक क्या है कि जो भूकंप के जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उन आंकड़ों में बताया कि अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर की गहराई तक ही भूकंप आते हैं, और उन्हीं भूकंपों को फिर आगे 3 सब पार्ट में बांटा गया है। और वो 3 सब पार्ट कौन से हैं? ऊपरी भूकंप, मध्यम भूकंप और फिर गहरे भूकंप। मतलब बेस्ड ऑन दी डेप्थ ऑफ, मतलब गहराई के आधार पर अगर भूकंप को हम देखें तो गहराई के आधार पर भूकंप को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है शैलो अर्थक्वेक, मतलब ऊपरी भूकंप। सेकंड क्या है? इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, जो मध्यम भूकंप होते हैं जिनकी गहराई क्या होती है? 70 से 300 किलोमीटर तक। और तीसरे भूकंप कौन से हैं? जिनकी गहराई होती है 300 से 700। मतलब अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, उस पिक्चर से और गहराई से आप समझ लेंगे। ये देखो कि ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारी क्रस्ट है, और इस क्रस्ट के अंदर ये देखो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। इस क्रस्ट के अंदर यहां तक का जो एरिया है वो 700 किलोमीटर तक का है। और इस 700 किलोमीटर को फिर हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक ये पार्ट हो गया, मतलब 0, ठीक है। और ये हो गया कितना, लास्ट कितनी स्टेज होगी यहां पर? ये 700 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या है? ये सेलो भूकंप है, सेलो फोकस है, उसके बाद इंटरमीडिएट फोकस है, और क्या है? डी फोकस है। 3 प्रकार के बेसिकली भूकंप होते हैं, अगर आप इससे समझ लेते हैं। और उसके बाद मैं इसको और अच्छे से मैं बताऊं तो आपको, यही हमारी जो क्रस्ट थी, इस क्रस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर 0 किलोमीटर, तो पहला जो भूकंप था वो 70 किलोमीटर तक है। उसके बाद 70 से 300 किलोमीटर, और 300 से आगे 700 किलोमीटर तक। तो ये ऊपर वाले कौन से हो गए? शैलो। उसके बाद हो गए इंटरमीडिएट, मीडिएट, और थर्ड कौन से हो गए? डीप। इन भूकंप के अंदर, इन चट्टानों के अंदर अगर देखा जाए तो एक चीज बड़ी कॉमन है, बहुत ही समझने की है, कि ये जो हमारे भूकंप हैं 0 से 70, 70 से 300, इन भूकंप के अंदर ये वाले जो भूकंप हैं, शैलो भूकंप हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। कौन से हैं? ये वाले जो भूकंप हैं जो 0 से 70 किलोमीटर तक होते हैं, ये वाले भूकंप सबसे खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो फोकस है वो बहुत नजदीक होता है, और जब वो नजदीक होता है तो ये अगर देखो आप, यहां पर इसका फोकस है, तो यहां पर अगर इसका एपी सेंटर है, ये एपी सेंटर है, तो यहां से ये जो ऊर्जा निकली, वो ऊर्जा पृथ्वी के ऊपरी भाग पर बहुत जल्द पहुंच जाती है। और जिस जल्दी से पहुंचने के कारण उसके अंदर ना एनर्जी ज्यादा हो गई, एनर्जी ज्यादा होने के कारण, ऊर्जा ज्यादा होने के कारण, इसके कारण तबाही है वो सबसे ज्यादा होती है। पर बेसिकली ये 0 से 5 जो मैग्नीट्यूड के अंदर ही ये मिलते हैं, और ये जो भूकंप है कभी कभी ये 7 से 8 तक भी पहुंच जाते हैं। और ये जो गहरे भूकंप हैं, ये अभी तक जो सबसे गहरा भूकंप देखा गया है वो प्रशांत महासागर में देखा गया है। प्रशांत महासागर के वेंतु एक आइलैंड था, वेंतु आइलैंड है, उसके अंदर अभी तक ये भूकंप देखा गया है। सबसे गहरा भूकंप जो 734 किलोमीटर गहरा था, 734 किलोमीटर मैक्सिमम डेप्थ अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम डेप्थ देखी है अभी तक वेंतु आइलैंड के अंदर। तो अभी तक अगर क्या देखे हम लोग, गहराई के आधार पर देखें तो भूकंप 3 प्रकार के हैं। सबसे ऊपरी भूकंप जो 70 किलोमीटर तक है, मध्यम टाइप के भूकंप या मध्यम गहराई के भूकंप जो 300 किलोमीटर तक है, और सबसे गहराई के भूकंप जो 300 से 700 किलोमीटर गहरे हैं। उसके बाद अगर देखें हम लोग, इससे अलग भूकंप के कौन से टाइप हैं,
तो उसके बाद जो भूकंप के अदर टाइप हैं वो कौन से हैं, लोकेशन के आधार पर। लोकेशन के आधार पर कौन से, या तो फिर भूकंप समुद्रों के अंदर आएंगे, जब समुद्रों के अंदर आएंगे तो उसको मरीन अर्थक्वेक बोलेंगे, और जब वो लैंड के ऊपर आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैंड अर्थक्वेक। उसके बाद थर्ड टाइप के देखें तो उनके नेचर के हिसाब से, मतलब भूकंप किस किस नेचर के हो सकते हैं, किस किस कारण हो सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था एक वोल्केनो के आधार पर, तो वोल्केनो से भूकंप आता तो वो वोल्केनो टाइप अर्थक्वेक हो गया। उसके बाद अगर आप लोग देखो प्लेट टेक्टोनिक के कारण, मतलब प्लेटों के मूवमेंट के कारण भूकंप आता है तो उसको प्लेट टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। आइसोस्टेसिस में आपको बता चुका हूं कि संतुलन के कारण, संतुलन स्थापित करने के कारण, मतलब कोई पर्वत है वो धीरे 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 मैदान में कन्वर्ट होता है, उसके कारण भी भूकंप आता है। और उसके बाद है प्लूटोनिक अर्थक्वेक। और प्लूटोनिक अर्थक्वेक है जो अंदर गहराई के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर प्लेटों के सबमर्ज, मतलब ये प्लेट है और इस प्लेट के सबमर्ज के कारण जब ये दूसरी प्लेट नीचे गहराई में चली जाती है और मेल्ट हो जाती है ये वाली प्लेट, इस प्लेट के मेल्ट होने के कारण जो भूकंप आता है इस ऊपरी भाग में, उसको प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं या फिर गहराई वाले भूकंप कहते हैं। और उसके बाद है आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, जो भूकंप लाए जाते हैं या फिर मैन मेड होते हैं या आदमी के कारण जो ह्यूमन मेड भूकंप, इसके बारे में भी हम लोग काफी गहराई से पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो भूकंप है इनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, किस किस प्रकार से कहां कहां पर ये भूकंप फैले हुए हैं। तो आप लोगों ने जब वोल्केनो के बारे में पढ़ा होगा तो वोल्केनो में हम लोगों ने क्या देखा था बेसिकली, कि तीन ही बेसिक मेन जगह थी जहां पर भूकंप हम लोगों ने देखा था। एक देखा था पैसिफिक बेल्ट, सेकंड कौन सा देखा था, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और थर्ड क्या था कि मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, और थर्ड है अदर रीजन, फोर्थ है अदर रीजन। अगर हम लोगों ने वोल्केनो को, आपको जानते हो, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखी थी ये जो प्लेट है हमारी, हम लोगों ने सबसे पहले इस बाउंड्री को देखा था, यही बाउंड्री देखी थी ना हम लोगों ने, सबसे पहले ये बाउंड्री देखी थी। और इस बाउंड्री को हम लोगों ने क्या बोला था, इस बाउंड्री को क्या बोला था हम लोगों ने, रिंग ऑफ फायर भी बोला था, रिंग ऑफ फायर या फिर पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, ये पैसिफिक बेल्ट है जहां पर भूकंप ज्यादा होंगे, जहां पर वोल्केनो ज्यादा होंगे, और उसका भूकंप से संबंध है। क्यों संबंध है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भूकंप ज्वालामुखी के आने के कारण जो विस्फोट होता है उससे एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकलने के कारण भूकंप आता है। तो एक ये एरिया हुआ जैसा जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। अब देखोगे आप जापान के बारे में, तो जापान यहीं पर है, इसी बेल्ट के अंदर है। तो एक बेल्ट ये होगी, दूसरी बेल्ट कौन सी होगी, ये वाली बेल्ट, ये कौन सी होगी, मध्य अंध महासागर, मिड अटलांटिक बेल्ट, मतलब अटलांटिक सागर के, अंध महासागर के बिल्कुल बीचों बीच। क्यों, यहां पर दो जो हमारी फलखंड है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जब दूर जा रहे हैं तो प्लेट विवर्तनिक टाइप के जो भूकंप है वो यहां पर नोट किए जाते हैं। थर्ड जो कौन सी स्टेज है, थर्ड ये है, थर्ड कौन सी प्लेट है, ये वाली प्लेट जो आखिर में इसमें मिल जाती है। और ये प्लेट कौन सी है, मिड कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप के मध्य भाग से होने वाली, कौन सी, मध्य भाग से होने वाली भूकंपीय पेटी। इस पेटी के अंदर क्या है कि यहां पर अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिल रही है, यूरेशियन प्लेट से मिल रही है ना, उसके नीचे सबमर्ज कर रही है। और ये क्या है, इंडियन प्लेट भी यूरेशियन प्लेट के अंदर सबमर्ज कर रही है। तो आप देखोगे कि भारत के सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, इसलिए यहां पर भूकंप आते हैं। उससे अलग कौन सा एक बेल्ट और है, अदर रीजन है, एक रीजन और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं बड़े गहराई से। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी अफ्रीकन, पूर्वी अफ्रीकन बेल्ट भी हम इसको बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है कि जो पूर्वी अफ्रीका है वहां, यहां पर नील नदी का जो एरिया है वो, और उसके साथ ही साथ जहां पर इसकी बहुत सारी लेक हैं, ये लेक कहां पर बनी हुई हैं, यहाँ की एक ब्रंस घाटी के अंदर, या फॉल्ट जो वैली है या जो रिफ्ट वैली है उसके अंदर। और यहाँ पर क्या है
कि ये जो पूर्वी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है अफ्रीका का, ये पार्ट इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, जिसके कारण क्या है कि यहां पर भी सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो आप लोगों को पता लगा कि 4 जो बेसिक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। उससे अलग हम लोगों ने देखा कि क्या क्या कारण है भूकंप के, उससे अलग हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन है। तो ये कुछ मेजर भूकंप हैं, कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप है जिसके कारण सबसे ज्यादा जान माल की हानि हुई, और जिसकी जो एनर्जी रिलीज की पावर थी वो भी सबसे ज्यादा थी। तो आप इसको एक बार पॉज करके इस पूरी पिक्चर को आप देख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप इसका जो एग्जाम्पल है आप कहीं भी जो गूगल है वहां से आप स्नैपशॉट कोई शॉट्स लेके देख सकते हैं। तो उससे अलग अगर आप देखें जो हमारा भूकंप है, उस भूकंप के अंदर मोस्ट ऑफ जो एरिया है हम लोग कवर कर चुके हैं। और ये मैंने जो पिछले यूपीएससी के क्वेश्चन देखे, या फिर जो पीसीएस के मेंस के क्वेश्चन देखे और प्री के क्वेश्चन देखे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जो टॉपिक है उसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो भूकंप का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई और सजेशन है तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए, और तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।